ये पहला चैप्टर है आपका कक्षा 10 वास्तविक संख्याएं। बोर्ड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है इस बार। तो इसमें जो है पहले चैप्टर में आपका जो दिया गया है सूत्रों में अगर यूक्लिड की प्रमेयिका यहाँ बताई जाती है तो यूक्लिड की प्रमेयिका होती क्या है ये समझ लीजिए। यूक्लिड की प्रमेयिका जो होती है आपने पढ़ा होगा कक्षा 10 में कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर या छोटी कक्षाओं में भी आपने पढ़ा होगा कि एक फार्मूला आपको पढ़ाया गया 8वें में कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य ए जो है यहाँ पे वो भाज्य है और बी क्या है यहाँ भाजक है और क्यू क्या है आपका भागफल है और आर जो यहाँ दिखाया गया है वो शेषफल है। फिर यहाँ कुछ कंडीशंस हैं कि आर जो होता है वो 0 से या तो बड़ा होगा या तो फिर बराबर होगा, परंतु बी से जो होगा वो छोटा होगा। अर्थात शर्त ये है आपकी कि जो शेषफल है वो आपका बी से छोटा होना चाहिए, अर्थात शेषफल सदैव भाजक से छोटा होता है। फिर उसके बाद a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये कुछ कंडीशंस में अभी लगेगी प्रमेयिका, तो ये बहुत पूछी जाती है जो है इससे यूक्लिड प्रमेयिका से भाग वो एचसीएफ भी आपका निकाला जाता है यूक्लिड प्रमेयिका की सहायता से, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद इसमें एक दूसरा फार्मूला आएगा एलसीएम बराबर, यानी जब किन्हीं दो संख्याएं तीन संख्याएं हो, इन संख्याओं का अगर लासा या मासा आपको निकालना है तो कैसे निकालते हैं। तो लासा से मतलब है लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम। तो एलसीएम का मायने क्या हो गया आपका, तो एलसीएम पहले आप जिस संख्याओं का एलसीएम जिनका निकालना है तो आप उसमें क्या करते हैं उनके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं और जब अभाज्य गुणनखंड उनमें कर लेते हैं तो क्या होता है उसमें फिर तो उसमें से फिर हम लोग दोनों गुणनखंडों में या तीन संख्याओं को निकाल रहे हो तो तीनों के अभाज्य गुणनखंडों में क्या करते हैं देखते हैं कि जो मिलता है वो भी लिखा जाता है, जो नहीं मिलता है वो भी लिखा जाता है। तो जो मिलता है वो भी लिखा जाता है, मतलब जैसे उदाहरण के लिए जैसे 8 हो गया आपका, तो 8 के हमारे अभाज्य गुणनखंड 2 गुणित 2 गुणित 2 हो गए। इसी के साथ हमारा कोई आ गया 9। अब 9 का हमने अभाज्य गुणनखंड लिखा हमारा कि 3 गुणित 3 अभाज्य गुणनखंड। अब इसके बाद हमने कहा कि एलसीएम में आपको केवल वो वाले लिखने हैं जो मिले, तो मिल और एलसीएम में वो लिखने हैं जो मिले और ना मिले वो भी। तो दो पहली बार मिल रहा नहीं मिल रहा तो 2 लिखा जाएगा। फिर उसके बाद फिर दोबारा देखो 2 को मिल रहा कि नहीं मिल रहा, तो फिर नहीं मिल रहा फिर भी लिखना पड़ेगा, तिबारा भी नहीं मिलेगा फिर लिखना पड़ेगा। और फिर 3 को देखना शुरू करो, तो 3 भी नहीं मिल रहा, पहली बार देखा तब भी नहीं मिल रहा, दूसरी बार मिलाया तब भी नहीं मिल रहा, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा 2 दूना 4 4 दूनी 8 8 24 24 से 72। अर्थात अगर आपसे पूछा जाता है कि 8 और 9 का एलसीएम क्या होता है तो आप क्या बताते 72 बताते। ये पूछा जाता है कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा में कि एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो अगर इसी में एचसीएफ पूछा होता आपसे तो एचसीएफ का मायने होता है जो मिले, और जब इनमें से हमारा कोई नहीं मिल रहा है तो अर्थ ये हुआ कि जब कुछ नहीं मिलता है फिर भी एचसीएफ हमारा क्या होता एक तो जरूर मिलता है, तो इसलिए एचसीएफ बराबर जो लिखा जाता है वो 1 लिखा जाता है। तो ये एचसीएफ एलसीएम हो गया। तो इसके बाद फिर एक चौथा फार्मूला लासा और मासा में संबंध का आता है, अर्थात एलसीएम और एचसीएफ में संबंध का जो फार्मूला होता है आपका एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर ये को लगा क्या लिखा जाता है फर्स्ट इंटू सेकेंड। फर्स्ट इंटू सेकेंड आप लिख सकते हो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो ये क्या करता है, ये जैसे हमारी संख्या 8 है और ये आपकी 9 है तो हम इसमें रखेंगे तो इसका पालन करता है इस फार्मूले का कि दोनों संख्याओं का यदि आप गुणन करा दें और लासा और मासा का गुणनफल करा दें तो दोनों इक्वल आते हैं और इक्वल आने के लिए ये फार्मूला। अच्छा कक्षा 10 में कुछ सवाल ऐसे पूछे गए हैं कि जैसे आपको इन 4 में से कोई 3 पद देगा, जैसे आपको एलसीएम बता सकता है किन्हीं संख्याओं का और एचसीएफ भी बता सकता है और फिर पहली संख्या आपको दे सकता है, तो आपसे कहेगा कि दूसरी संख्या क्या है। तो दूसरी संख्या और फिर अगर चलो ठीक है अगर दूसरी वो बता दे और एचसीएफ बता दे एलसीएम बता दे तो आपसे पहली पूछ सकता है। ठीक, अच्छा अगर उसने दोनों संख्याएं बता दी कि पहली संख्या पता है दूसरी संख्या पता है और इसका एचसीएफ है, तो इस सवाल में जब कह देता है कि एलसीएम पहली संख्या इतनी है और दूसरी संख्या इतनी है उनका एचसीएफ इतना है, तो जब एचसीएफ और दोनों संख्याएं दे दे तो आप जान जाएंगे कि ये फार्मूले की सहायता से ही एलसीएम निकाला जाएगा। आप चाहें तो वैसे भी एलसीएम निकाल सकते हैं, लेकिन चूंकि उसका देने का कारण ही यही है कि वो एचसीएफ दे रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या, तो अर्थात वो चाहता है
कि सूत्र की सहायता से ही एलसीएम निकाला जाए, और जो एलसीएम होगा तो फिर कैसे निकलेगा, आप एचसीएफ को मान रख देंगे, पहली संख्या रख देंगे, दूसरी संख्या रख देंगे, फिर उसके बाद ये गुणे में है तो हमारा कहा जाता है गुणे वाला भाग में जाता है, भाग वाला कहा जाता है गुणे में जाता है ना, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता है। तो ये फार्मूला बहुत काम आने वाला है। तो इसकी दृष्टिकोण से इसमें कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले तो हमने बता दिए आपको, और फिर उसके बाद परिमेय, परिमेय के भी इस चैप्टर में सवाल आएंगे कि √3 परिमेय संख्या है या नहीं, सिद्ध यूक्लिड प्रमेयिका की सहायता से होगा, √3 और √4 √5, तो इसे परिमेय परिमेय देख लीजिए। तो वैसे तो रूट के अंदर जितनी संख्याएं होती हैं वो परिमेय होती हैं, सॉरी अपरिमेय होती हैं रूट के अंदर वाली संख्याएं, लेकिन कुछ रूट में ऐसी भी संख्याएं होती हैं जिनमें लगा तो रूट है लेकिन वास्तविक में वो रूट संख्याएं है नहीं। जैसे √3 है, ये तो बाहर हमारा नहीं आ सकता, ये तो रूट ही संख्या है, लेकिन अगर √4 होता तो ये रूट संख्या नहीं है, ये पूर्ण वर्ग संख्या। कैसे? क्योंकि √4 का हमारा क्या हो जाता है, 2 निकल आता है। तो 4 का अच्छा 2 आता कैसे है, तो हम क्या करते हैं 2 × 2 करते हैं, तो जिनका जोड़ा बनता है वही तो रूट से बाहर आते हैं, अर्थात क्या हो जाएगा हमारा बाहर आकर 2 हो जाएगा। अब अगर पूछा जाए कि 4 परिमेय है कि अपरिमेय है, तो भैया नहीं, 4 जो है वो परिमेय है, क्योंकि वो बाहर आ सकता है रूट से, जो रूट से बाहर नहीं निकाला जा सकता वो केवल अपरिमेय कहा जाता है, और बाकी जो रूट के बाहर आ जाते हैं वो परिमेय कहलाते हैं। तो ये परिमेय परिमेय के भी सवाल आपको बताए जाएंगे। तो पहला चैप्टर हम आपका इसी वीडियो में पूरा करा देंगे। तो जैसे अब ये यूपी बोर्ड के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, इसके बाद हम आपको पहला चैप्टर बताएंगे, फिर अगला वीडियो दूसरे चैप्टर, तीसरे क्रम से जितने भी बोर्ड पूछे जाने हैं बोर्ड परीक्षा के पहले पहले हम ये चैप्टर आप करा देंगे। उसके बाद फिर आपका रिवीजन भी करा दिया जाएगा, उसका भी वीडियो डाल दिया जाएगा। अब इसमें कुछ सवाल हैं जो महत्वपूर्ण हम आपको बता देते हैं। तो फार्मूला जो है आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर हम आपको इनके सवाल बताते हैं। तो फिर जो है अब इनके सवालों को बताने के लिए, तो ये देखिए यूक्लिड विभाजन, जैसे आपका अभी फार्मूला बताया था यूक्लिड प्रमेय का, ये बराबर BQ + R होती है। तो उसी में जो है फिर किस तरह के प्रश्न पूछेगा आपसे बोर्ड परीक्षा में। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से संख्याओं 165 और 255 का मासा ज्ञात कीजिए। तो यूक्लिड प्रमेयिका छोटी कक्षाओं में पहले भी आपने 4 बार में पढ़ी होगी। तो वहां क्या करेंगे, इसमें जो छोटी संख्या होती है उससे बड़ी संख्या में भाग दिया जाता है। तो भाग करने के लिए 165 से एक बार जाएगा आपका, 165 लिखा, घटा दिया, 5 में 5 गया, 0 आ गया आपका, 15 में 6 चले गए, 9 90 हो गया आपका। अब वो जो 90 बचा, शेषफल बचा, 165 में भाग देना पड़ेगा। तो अब क्या हो जाएगा, 90 से 165 में करोगे तो 90 आ जाएगा। अब 90 जब आ जाएगा तो घटाया जाएगा, तो 5 में 0 5 आ जाएगा आपका, 6 है आपका ये, 16 में 9 7 हो जाएगा। अब 75 बच गया। अब 90 का 75 में तो जाना नहीं है, तो 75 से किस में ले जाना है, 90 में ले जाना है। अब 90 में ले जाओगे तो 75 के 75 हो जाएगा, घटाओगे कितना आएगा, 15 हो जाएगा। अब फिर ये 75 में ले जाओगे, 75 हर बार क्रम से वैसे जिस संख्या से भाग कर रहे हो तो उसी को लिखते चले जाते हैं, तो 15 बची 75। और जैसे ही भाग करने पे पूरा कट जाए तो उस समय जिस संख्या से आपने भाग दिया वही आपका एचसीएफ कहलाता है। एचसीएफ बराबर, इसलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। क्या आया यहाँ पे, 15 आया यहाँ पे। तो आप चाहें इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी तरह से कई और अन्य क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं सेम इसी विधि पे। जैसे आप लिख सकते हैं, उनको नोट कर ले कि 272 तथा 1032 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो इसकी प्रैक्टिस करके देखिएगा, ये बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। फिर संख्याओं 1656 और 4025 का मासा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका से, तो इसको भी आप करके देखिएगा। फिर उसके बाद यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करके 426 तथा 576 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिएगा। फिर उसके बाद इस तरह के तमाम सवाल, यदि एक दो सवालों की आप इस तरह से प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये हो जाएंगे। अच्छा, एक चीज और ध्यान देनी है कि ये तो मान लो 2 संख्याओं के लिए था, जब 3 संख्याएं आ जाएंगी तब क्या करेंगे। हाँ, तो 3 संख्याओं का भी सवाल होता है। तो आप क्या करेंगे, पहले किसी छोटी संख्या से बड़ी वाली संख्या में भाग करेंगे, एक को भी साइड में रखेंगे। भाग करने के बाद जैसे जो भी आपका एचसीएफ आएगा उन 2 संख्याओं का, उसी एचसीएफ, जैसे हमारे का 15 आया था, अभी हमारे पास कोई दूसरी भी संख्या होती, उदाहरण के लिए मान लो 75 ही होती बगल में, तो हम इस 15 से उस 75 में भाग करते,
वो जो तीसरा वाला बचा था। तो 15 से फिर 75 में करते कितना, 15 25 75, पूरा पूरा कट जाता। तो जहां पूरा पूरा कट जाता, हो सकता है ये संख्या 75 न होती, कुछ और होती तो और आगे तक जाता है। तो आगे तक जाने के बाद उदाहरण के लिए मान लो जैसे हमने 75 को यहां से हटा दिया और कोई दूसरी संख्या ले आए और या 76 ले आए मान लो हम, तो 76 ले आए तो हमने कहा 15 बचे 75, तो अब तो एक बच गया ना। तो जब एक बच गया तो अब इस एक से 15 में तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 से 15 में करना पड़ेगा, तो 1 का 15 बार या 1 कम 1 ऐसे भी कर सकते हो। तो 1 यहाँ कट जाएगा, आपका 5 आएगा, फिर 1 का 5 बार ले जाओगे, ठीक है। तो ये छोटे बच्चों की तरह हो गया, कट गया पूरा आपका। कितने से कटा, 1 से। तब आप कहेंगे तीनों संख्याओं का जो मासा होगा क्या होगा, तो वो एचसीएफ जो आपका होगा वो आपका एचसीएफ होगा 1। फिर 3 संख्याओं का, 2 का क्या 15, तीसरी संख्या हमने कौन सी ली, 76 ली है तीसरी संख्या। तो इस तरह से आप इस टाइप के सवालों को तैयार कर लीजिए। एक सवाल नहीं पूछेगा तो उसमें 20 जो विकल्पी आपके आने वाले हैं बोर्ड परीक्षा में वैकल्पिक, उनमें से तो एक तो आना ही आना है ये। अब अच्छा, फिर इसके बाद कुछ सवाल और महत्वपूर्ण सवाल हैं, ये पूछता भी है, विकल्प में पूछ लेता है, तिलघुत्तरी में भी पूछ लेता है। तो उसमें जो सवालों का रूप है आपको हम बता देते हैं। जैसे पूछेगा कि व्याख्या कीजिए कि क्यों इतनी इतनी एक भाज्य संख्या है। तो इस तरह के कई सवाल आपके आते हैं। जैसे क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं कि जैसे क्वेश्चन है आपका